लेकिन मेरे भाई, गर्मी तो हमेशा होती रही, इतना रश कभी नहीं पड़ा। इस बार कोई ज्यादा गर्मी हो गई है। अगर अमन, तो दिल्ली से जो निकल के आएगा, अगर अमन ना हो तो क्या वो बदहाली और बदअमनी के आलम में कश्मीर में आके अपने बच्चों को सैर करवाने आएगा? पत्थरबाजी खत्म हुई, नहीं तो दुकान खुलती थी, 15 मिनट के बाद दुकान बंद हो जाती थी, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। राणा साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा, आपने कहा कि रेत इनके हाथों से खिसक गई है, क्या आप इशारा राजौरी पुंछ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता का टूर हुआ, वहां पर 2 जगहों के अलावा कहीं लोग जमा? पहले तो ये था कि मुख्यमंत्री ने बनना है तो सनवार से लेके तो राजभवन के अंदर की गली के अंदर से ही बनेगा, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, एक आतंकवादी यासीन मलिक को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं यासीन मलिक के ऊपर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्हें अधिकार है वो उससे बड़ी कोर्ट में जाकर इस मामले का निपटारा करवा सकते हैं। उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये मुसलमानों के ऊपर इस मुल्क में जुल्म हो रहा है और बात को टाल गई। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा है। राणा साहब, उमर साहब से यासीन मलिक को लेकर सवाल पूछा जाता है, वो टाल जाते हैं। महबूबा मुफ्ती से पूछा जाता है, वो टाल जाते हैं, और फिर इन सवालों को जोड़ते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ और सीधा सीधा मुसलमानों के साथ। देखिए जी, ये तो मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है यहाँ पर। हम कोर्ट से निराश हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से निराश हैं, हम सबसे निराश हैं। मेरा आपसे सवाल और आपके माध्यम से माननीय उमर अब्दुल्ला जी से और माननीय महबूबा जी से ये सवाल है कि क्या यासीन मलिक एक कातिल है? क्या यासीन मलिक एक देशद्रोही है? और अगर वो कातिल है और उसने खुद माना है कि मैंने कत्ल किया है और वो देशद्रोही भी, उसने कहा मैं भारत के खिलाफ जंग, तो उसको किस बात का लिहाज किया जाए? और आप कहते हैं कि महबूबा जी कहती हैं कि अल्पसंख्यकों पे हुआ। अगर कोई कत्ल करेगा तो कत्ल की सजा वही होनी चाहिए जो कातिल की होनी चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जाएगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इन यासीन मलिक जैसे लोगों को तो इतनी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि आने वाली नस्लों को भी इबरत हो जाए, कोई ख्वाब में भी न सोचे कि मैं इस पथ पे चल सकता हूं। आप आज अगर कन्विक्शन हो रही है, इतनी डिले हुई है, वो क्यों हुई? जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है वो दुनिया में माना हुआ एक जुडिशियल सिस्टम है फॉर इट्स फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। तो कहते हैं वो निराश है कोर्ट से, कोर्ट है उनकी निराशा कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूट नहीं किया क्योंकि उन सरकारों की विल ही नहीं थी इनको प्रोसिक्यूट करने की। एक आदमी कत्ल करता है, एक आदमी खूनी है, आप कहते हैं कि नहीं जी कश्मीर का मसला जो है उसको हल करना है, कन्विक्शन से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कातिलों को छोड़ दो कश्मीर का मसला हल कराने के लिए। इसका मतलब यह है कि आप कोई आदमी कत्ल करेगा, आप कहेंगे तो कत्ल, इसका ये कातिल को मत सजा दीजिए, ये कातिल है, कश्मीर का मसला हल करे। मतलब कश्मीर का मसला जो हल होगा वो कातिलों को खुली राह देके होगा। कातिल को कातिल की सजा होनी चाहिए। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, उसको वो सजा होनी चाहिए जो एक खूनी की सजा होती है, और इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि सबको इबरत हो जाए। राणा साहब, डर क्या है, खौफ क्या है? दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी में, आप भी एक लंबे समय तक रहे हैं। यासीन मलिक से इतना डर और खौफ क्या है कि उसके जेल में होने के बावजूद 2 नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे हैं उनको उसको साफ तौर पर सीधे वो अपनी सियासत से निकल चुके हैं। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन को देखें या महबूबा मुफ्ती की फाउंडेशन को देखें, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, वो अपने आप को सॉफ्ट सेपरेटिज्म ले गए और सॉफ्ट सेपरेटिज्म से अब वो एक्सट्रीम सेपरेटिज्म पे जा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से रेत निकल चुकी है मुट्ठी में से। अब ये तरले मारने नहीं, तरले समझे, वो तरले बताइएगा कि और डेस्परेशन है और उनको कंफ्यूज्ड है
क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर मूरिंग्स। वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जगह बने। दे आर ट्राइंग टू फाइंड स्पेस वेयर नन एग्जिस्ट फॉर देम इन द पॉलिटिकल स्केप ऑफ कश्मीर टुडे। राणा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने सज्जाद गनी लोन को लेकर एक टिप्पणी की और तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा ये उल्लू हैं और ये उल्लुओं की पार्टियां हैं क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं है, ये दिन के टाइम में सोए। हाशमी, देखो बात ये होती है कि जिस वक्त थोड़ा सा ना कुछ लोग एंटाइटलमेंट समझते हैं जिंदगी में, वो समझते हैं कि हम पैदा ही हुए हैं यहाँ राज करने के लिए, और जब वो हिल जाती है ना बात, तो आप वो एंटाइटलमेंट के शेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि वो शेल टूट चुका है, लेकिन आप अपने आप में एक मेक बिलीव वर्ल्ड में होते हैं, और फिर जिससे वो कंफ्यूजन होता है ना, उसमें फिर गालियां भी निकलती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और उसमें आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है, आइडियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी हो गई है। वहां पता ही नहीं है हम कहां खड़े हैं, उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। गिव देम द ग्रेस ऑफ द मिजरी दैट दे आर गोइंग थ्रू। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती ने आज इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा गया कि मान लीजिए राज्य का दर्जा बहाल करने से पहले ही चुनाव हो जाते हैं तो क्या आप चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? उन्होंने कहा हां। दूसरा उनसे यह सवाल पूछा गया कि डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर जो गुपकार के आपके बाकी साथी थे उन्होंने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया और डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उस पर उन्होंने चुप्पी साधी। इन दोनों चीजों के बारे में आपका क्या? डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बारे में तो बाहर जो फर्जी वो कहें, आपको तो मालूम ही है कि जो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मेंबर थे, उन्होंने लॉर्डशिप रंजना देसाई साहबा का शुक्रिया किया जब उनके सामने ड्राफ्ट पेश हुआ। उन्होंने कहा लॉर्डशिप थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत कमाल का काम किया है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतने वक्त में काम किया। उन्होंने तो उनकी सराहना और तारीफ की अंदर तीनों, कैसे देख, एक मिनट, तीनों मेंबर्स ने तारीफ की। बाहर आके उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले तो ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, पीएचईडी ने चुप्पी, बीजेपी को रोकना। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं, वो तो पहले भी कहते थे कि बीजेपी को रोकना है, मुफ्ती साहब ने उसी पे इलेक्शन लड़ी थी। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं भैया ये सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई आवाज सुन नहीं रहा, ना लोग सुन रहे हैं ना दिल्ली वाले सुन रहे हैं। और दिल्ली जमहूरियत में यकीन रखता है, दिल्ली सुनेगा लोगों की आवाज, और लोगों ने इनको नकार दिया है। और अब ये चाहते हैं कि वो अपीजमेंट, बाइंग पीस हो। अब भारत का जो सुदृढ़ नेतृत्व है वो पीस बाई नहीं कर रहा, वो अपीजमेंट नहीं करने के, उनकी बड़ी क्लैरिटी है। उन्होंने एक क्लियर मौकिफ बनाया है कि जम्मू कश्मीर में एक पीस एस्टैब्लिश करना है और पीस बाई नहीं करना है। सबको बराबर का हक देना, बराबर का दर्जा देना, जो भारतीय है, किसी भी मजहब से, किसी भी जात से, किसी भी बरादरी से है, और किसी को किसी की अजारेदारी नहीं बनने देना, किसी को किसी की सबूतदारी नहीं बनना, किसी को अपीज नहीं करना है। उसमें ये बौखलाहट में आ गए कि फिर हम कहां, जब सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा और सबका साझा प्रयास होगा उसके लिए, तो फिर इनकी जगह ही खत्म हो जाती है। इसलिए ये कोशिशें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइंस बनाएं, जबकि वो फॉल्ट लाइंस बन नहीं सकती, क्योंकि लोग समझते हैं कि क्या सिक्योरिटी ग्रिड का सवाल है। जहां तक 360 डिग्री का एक शिकंजा कसा गया है सिक्योरिटी ग्रिड का, जो बंदूक उठा रहा है उसको बंदूक से जवाब दिया जा रहा है, और आज टेररिस्ट की लाइफ जो है वो महीने से ज्यादा नहीं है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है उस पर रोक लगाई गई है, खासी रोक लगाई गई है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और सिंपथाइजर्स हैं उनकी शिनाख्त की गई है और उनको आइडेंटिफाई करके पनिश किया जा रहा है। जो टेररिज्म के इकोसिस्टम को बढ़ाने में और उसको चलाने में योगदान दे रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जो लोग ये जो टेरर फंडिंग का टैप था, जो हमेशा दिल्ली के नॉलेज से खुला था, किसी ने नहीं बंद किया। इस सरकार ने आज उस टैप को बंद किया और इनके नाके बंद किए। इस वक्त
टेररिज्म का पूरा इकोसिस्टम जो है, मैं समझता हूँ ये जंग जो है, हालांकि यहाँ कुछ वो जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, सैड है, एक भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो ग्राफ कम होता जा रहा है। आज देखिए कश्मीर में हालात नॉर्मल है, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। ताजर से पूछिए, अब बयान देते हैं, गुलाम नबी आजाद कहते हैं गर्मी के कारण इतने लोग आ रहे हैं, हालात साहब बड़े एक काबिल आदमी हैं। वैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब भी बहुत एक चीफ मिनिस्टर रहे, महबूबा जी भी चीफ मिनिस्टर रही, तीनों चीफ मिनिस्टर रहे। मैं माफी चाहता हूं, मैं उनके किसी भी इस बयान पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तीनों को समझता हूं कि साहब मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मेरे भाई, गर्मी तो हमेशा होती रही, इतना रश कभी नहीं पड़ा। इस बार कोई ज्यादा गर्मी हो गई है। अगर अमन, तो दिल्ली से जो निकल के आएगा, अगर अमन ना हो तो क्या वो बदहाली और बदअमनी के आलम में कश्मीर में आके अपने बच्चों को सैर करवाने आएगा? मैं माफी चाहता हूँ, तीनों से माफी चाहता हूँ। बड़े तजर्बाकार लोग हैं, पुराने लोग हैं, जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है, मुझे समझ नहीं आती जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। गुलाम नबी आजाद साहब की जाती इज्जत करता हूँ, उमर साहब के साथ मैंने काम किया है, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, तीनों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तो अगर वहां आज सड़कों पे पत्थर चल रहे होते, गोलियां चल रही होती, तो कोई आदमी अपना परिवार लेके गर्मी से निकलने के लिए पत्थरों में आता? इतना बड़ा रश पड़ा हुआ है, इतने लोग, दुनिया कश्मीर आ रही है, तो मैं समझता हूँ डोंट ट्रिवलाइज दिस सिचुएशन फॉर योर पॉलिटिकल एंड। जो दिख रहा है उसको देखिए, हालात बेहतर हुए कश्मीर में, अमन। और मैं आज आपको कहता हूँ बड़े वसूख से, ये आखिरी जंग है, और आप देखिए आखिरी पड़ाव है इस जंग का। टेररिज्म जम्मू कश्मीर से उड़ के जाएगा, भगाया जाएगा, और जो आदमी बंदूक उठाएगा उसको मौत के घाट पर उतारा जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जो देश के खिलाफ चलेगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। हालात बदल रहे हैं, जैसे आपने कहा हालात बदल रहे हैं। जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, माननीय आजाद साहब हैं, माननीय उमर अब्दुल्ला साहब हैं, माननीय महबूबा जी हैं, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि आप सी द राइटिंग ऑन द वॉल। लोग अमन चाहते हैं। आज आम आदमी चाहे बोल नहीं रहा, लेकिन 80 से 90% आदमी, अगर आप उससे जाकर अकेले में बात करें, वो खुश है कि अनसर्टेनिटी खत्म हुई, पत्थरबाजी खत्म हुई। नहीं तो दुकान खुलती थी, 15 मिनट के बाद दुकान बंद हो जाती थी, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। साहब मुझे आखिर में ये बताइएगा, आपने कहा कि रेत इनके हाथों से खिसक गई है, खिसक गई। क्या आप इशारा रजौरी पुंछ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता का टूर हुआ, वहां पर 2 जगहों के अलावा कहीं लोग जमा नहीं हुए? मैं आपको पता है, मैं ऐसे टिप्पणी नहीं करता। आप मुझे जिसमें घसीटना चाहते हैं मैं उसमें घसीटूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने अभी पहले मेरे सवाल में कहा कि एक तबके को 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हुई, गुज्जर बरादरी के लिए हुई। मुफ्ती आज कहती हैं उनको पहले 12 मिलती थी। एक सेकंड मेरी सुन लीजिए ना, अभी भी 12 नहीं है ना, 9 तो रिजर्व कर दी ना, 9 रिजर्व कर दी, 9 रिजर्व कर दी। तो मुझे बताइए वो किस समुदाय के लिए है, मुझे बताइए। सीटें जो बढ़ी वो रजौरी पुंछ में बढ़ी, वो डोडा किश्तवाड़ रामबन में बढ़ी, एक उधमपुर में बढ़ी, एक कठुआ में बढ़ी। मेजॉरिटी इनमें या तो बराबरी है आबादी की, या 60-40 है, या 51-49 है। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे बताइए कैसे एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया? ये सिर्फ ये है कि एम्पावरमेंट हर एक की हुई है। अब ये चाहते हैं कि एम्पावरमेंट एक गली में रहे, कुछ खानदानों के बीच में रहे, वो चीज खत्म हो रही है, तो इसलिए तकलीफ है और कोई बात नहीं है। अब ये है कि पहले तो ये था कि मुख्यमंत्री ने बनना है तो सनवार से लेके तो राजभवन के अंदर की गली के अंदर से ही बनेगा, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए। अब वो बात खत्म हो गई। अब
कुपवाड़ा से भी हो सकता है, बारामूला से भी हो सकता है, उड़ी से भी हो सकता है, टंगधार से भी हो सकता है, अब श्रीनगर से भी हो सकता है, श्रीनगर डाउनटाउन से भी हो सकता है, अब अनंतनाग से भी हो सकता है, शुपैया से भी हो सकता है, काजीकुंड से भी हो सकता है, वैरीनाग से भी हो सकता है, डोडा से हो सकता है, रामबन से हो सकता है, बानियाल से हो सकता है, किश्तवाड़ से हो सकता है, पाडर से हो सकता है, भद्रवाह से हो सकता है, खलैनी से हो सकता है, आपका बटोत से हो सकता है, पत्नीटॉप से हो सकता है, चनैनी से हो सकता है, उधमपुर से हो सकता है, पंचैरी से हो सकता है, रामनगर से हो सकता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, कठुआ से हो सकता है, बन्नी से हो सकता है, बसोली से हो सकता है, सांबा से हो सकता है, विजयपुर से हो सकता है, रामगढ़ से हो सकता है, आरएसपुरा से हो सकता है, सुचेतगढ़ से हो सकता है, राजौरी से हो सकता है, पुंछ से हो सकता है, सुंदरबनी से हो सकता है, नौशहरा से हो सकता है, मंडी से हो सकता है, लोलन से हो सकता है, सब्जियां गगरिया से हो सकता है, मेंढर से हो सकता है, सोनकोट से हो सकता है। अब हर एक को हक है, इसमें बराबरी का हक मिला है। हर जात से हो सकता है, हर मजहब से हो सकता है, हर वर्ग से हो सकता है, तो तकलीफ तो होनी है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा का यह कहना है कि अब किसी भी जगह से, किसी भी समुदाय से जम्मू कश्मीर का आने वाला मुख्यमंत्री हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये कही कि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य कोई भी दल हो, इन दलों की परेशानी ये है कि जमीन खिसक चुकी है और जमीन खिसकने के बाद अब ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।